हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज हम बात करेंगे लास्ट के 7 डेज़ में बेसिकली आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी कि लास्ट 10 दिन में क्या करना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो बार बार बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, डू ओनली रिवीजन। आपने इतने अब साल भर पढ़ा है तो आपने पेपर्स दिए होंगे, आपने कुछ अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट की होंगी, कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल ऐसा ज़रूर होगा जो आपने अपने पास लास्ट के लिए बचा के रखा होगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसमें मैं बार बार गलती करता हूँ, जिसको मुझे रिवाइज़ करना है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए थे क्योंकि इन लास्ट के दिनों में, ताकि आप रिवाइज़ कर पाओ। अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी आपने पढ़ी थी तो पर्टिकुलर किसी न किसी जगह पे आपने मार्क किया होगा, केमिस्ट्री कुछ चीज़ें मार्क कर रखी होंगी। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि इस टाइम पर इस टाइम को थ्योरी के लिए रिवाइज करो। Why are you going after questions and finding out your weaknesses at this particular point of time, जबकि आपको ऑलरेडी साल भर कर करके पहले से ही मालूम है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रखी हैं। सो योर मेन गोल शुड बी दैट यू शुड रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, यू शुड रिवाइज योर PYQs, यू शुड रिवाइज एवरीथिंग। जितना भी वीक पोर्शन जो आपने मार्क कर रखा हो उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। फिजिक्स में आप फॉर्मुलेज रिवाइज कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मुलेज रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लो जो चीज़ें आपने ऑलरेडी कर रखी हैं और उनको आप रिवाइज करके नहीं गए, फिर से सुनना इस बात को, जो चीज़ तुमने जिस पर पहले से मेहनत कर रखी है, अगर उसको तुम बिना रिवाइज के एग्जाम हॉल में चले जाओगे, क्वेश्चन आंख के सामने आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। और तब उस समय तुमको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि यार मैंने इस चीज़ को प्रॉपर्ली रिवाइज क्यों नहीं किया। अगर मैं रिवाइज कर लेता तो एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन जाता। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि किसी नई चीज़ पर जाने के बजाय, कि पेपर्स को सॉल्व करने के बजाय, प्रॉपर्ली जो चीज़ तुम्हारी वीक छूट गई थी, जो तुमने खुद ने मार्क कर रखी पहले से, उसको ढंग से कर लो, ताकि तुम एग्जाम हॉल में उस पर्टिकुलर चीज़ को कर पाओ जो तुम्हें आती है। जो नहीं आती है वो तो देखो लास्ट के 7 दिन में करके भी नहीं आ पाएगी, लेकिन जो आता है कम से कम उसको तो ढंग से करके चले जाओ। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो है ये कि आपको रिवीजन करना है। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा रिवीजन तो हो चुका है, हम अब सोच रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। मेरा कहना यह है कि अगर कुछ भी तुम्हें दिमाग में एक भी चीज़ है कि कुछ तुमको रिवाइज करना था थ्योरी का, तो पहले उसको कर लो। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर यार, अगर तुम्हारे पास सब कुछ ही हो चुका है, तुम्हारा सब कुछ तुमको कर चुके हो थ्योरी पार्ट, तो फिर करते रहो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है। फिर आप FSTs देते रहो, आप किसी और कोचिंग का पेपर करते रहो, PYQs करते रहो। बट मोस्टली 99.9% बच्चों की हालत में मुझे पता है कि रेयरली कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा थ्योरी का, क्योंकि हम जब तक थ्योरी रिवीजन करना शुरू नहीं करते तब तक हमको लगता है टाइम बहुत है, हो जाएगा। जब आप करना शुरू करते हो तब आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि यार टाइम एक्चुअली इतना नहीं है, क्योंकि जब आप रिवीजन करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने टिक कर रखी हैं, जो अब निकल करके आ रही हैं, जो पहले जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया था। फिर आपका क्या होता है, वो एक चेन बनती जाती है कि इसके बाद आपको ये रिवाइज करना है, फिर आपको लगता है अच्छा वो भी मैं भूल गया, उसको भी रिवाइज करना है, और इस तरह से क्या होता है, रिवीजन करने में टाइम लग जाता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि उसको प्रायोरिटी रख के पहले रिवाइज कर लो। जब तुम्हारा सब कंप्लीट हो जाएगा, तुमको लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, अभी 2 दिन दे दो, रिवाइज कर लो। बाद के लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे उसमें करते रहना क्वेश्चन प्रैक्टिस। दैट इज़ वाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग प्लीज़ रिवाइज योर थ्योरी पार्ट, बिकॉज एग्जाम में वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी आती है। और फॉर्मूले के चक्कर में कि सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके, फिर देखो एक चीज़ और हो रही है इस समय पे कि बच्चे बहुत ज़्यादा रैंक के पीछे पड़े हुए हैं कि सर हमारी इस पर्टिकुलर पेपर में इतनी रैंक आई, इतने परसेंटाइल पे मैं स्कोर कर रहा हूँ, 1 लाख बच्चों में मेरी रैंक क्या आ रही है, तो मुझे फाइनल एग्जाम में मेरी रैंक क्या आएगी। ठीक है, इट डजेंट मैटर। ऑलरेडी इस टाइम पर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। 25 लाख बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर होते हैं, केवल 2-2.5 लाख बच्चे ही होते हैं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं। इसके बाद वाले जो पीछे की भीड़ होती है ना, 20-22 लाख बच्चों की, ये वो होते हैं जो सिर्फ एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, 50% ऑफ द बच्चे तो एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपकी किसी टेस्ट सीरीज में 10 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल के अंदर भी आप आ रहे हो, तो यू आर परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन और उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो जो लोग ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू मे इवन परफॉर्म बेटर इन द फाइनल एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, कि आपने कितने अच्छे से साल भर किया हुआ है और कितना ज़्यादा आप मेन एग्जाम पे स्टिक थे, ना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज के चक्कर में या किसी कोचिंग के चक्कर में इधर उधर डेविएट हो रहे थे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। सो रैंक डजेंट मैटर, प्लीज़ डोंट गो आफ्टर रैंक। मैं कह रहा हूँ you will be shocked in what you get in the final exam. So don't rely on these ranks either if it is very good or it is very bad. Okay, इस समय अब देखो कोई टेस्ट वेस्ट देने का तो टाइम बचा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की हालत ऐसी कि उनको अभी पहले थ्योरी ही उनकी बच रही, वही रिवाइज करना है। अभी भी आप टेस्ट सेंटर पर अगर जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो यू मस्ट बी ए वेरी जीनियस स्टूडेंट,
जिसका तैयारी बहुत अच्छी है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप टेस्ट सेंटर पर जा रहे हो, पेपर दे रहे हो, या घर में भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, या आप नए पेपर्स के पीछे जा रहे हो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये केवल वो इंसान कर सकता है जिसकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो। तो अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप टेस्ट अभी दे पा रहे हैं तो दे लीजिए, नहीं तो बर्नआउट नहीं करना है, क्योंकि 6-7 दिन बचे हुए हैं। पढ़ो, घर पे बैठो, आइसोलेट कर लो अपने आप को, प्रॉपर्ली अपनी थ्योरी रिवाइज करो और जाकर के फाइनल दिन एग्जाम पेपर दे करके आओ। ओके, एक चीज़ जो मैं बच्चों को हर साल बोलता हूँ, इस साल भी मैं बोल रहा हूँ, और ये एक चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है। लास्ट का एक दिन जो होगा, जैसे 3 तारीख को आपका पेपर है, तो 2 मई को प्लीज़ डू नॉट स्टडी। उस दिन पढ़ाई मत करना, सुबह से लेकर के शाम तक केवल फोकट बैठे रहना, पढ़ाई मत करना। एंड आई एम टेलिंग यू द रीज़न वाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हो, जैसे जैसे दिन पास आते हैं आपको घबराहट होनी शुरू होती है, क्योंकि आपका बहुत कुछ बच रहा होता है और आपको लगता है कि अभी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आप करना चाहते थे। अब देखो, तैयारी कभी किसी की पूरी नहीं होती, 100% प्रिपरेशन किसी की ख़त्म नहीं होती। जो इंसान कह रहा है कि उसकी 100% प्रिपरेशन हो गई, वो झूठ बोल रहा है। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरी तो सारी तैयारी हो गई है। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक, बट मुझे पता है कि प्रिपरेशन कभी 100% पूरी नहीं होती। अब होता क्या है, जैसे जैसे दिन पास आते हैं, आपका सिलेबस आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा है, आपका टाइम कम पड़ रहा है, और ये घबराहट बढ़ती चली जाती है, और उस टाइम पर आपके अंदर एनॉक्शियसनेस होती है, आपको थोड़ा सा हड़बड़ाहट लगती है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत कम टाइम में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप एक दिन का अपने आप को ब्रेक दे लेते हो, से फॉर एग्जांपल 2 मई एग्जाम के जस्ट पहले का एक दिन अगर आप ब्रेक दे लेते हो अपने आप को, तो ये जो आपके थॉट्स होते हैं ना, थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं, और अगले दिन जब आप पेपर देने जाते हो तो उस दिन आपका पेपर अच्छा जाता है, क्योंकि आपका दिमाग शांत होता है। ये जो बहुत सारे मल्टीपल रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, वो सब आने बंद हो जाते हैं। आप 2 तारीख को डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब जितनी थी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी, अब मुझे और कुछ नहीं करना, आई विल जस्ट टेक रेस्ट। ओके, उससे आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, और अगले दिन आपकी प्रोबेबिलिटी गलती करने की, सिली मिस्टेक्स करने की बहुत कम होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बेसिकली क्या होता है, 2 तारीख को आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, और आपके दिमाग में मल्टीपल रैंडम थॉट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही होती है कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, और आपके दिमाग में वो पूरी एक लिस्ट होती है ऊपर से नीचे तक उन सारी चीज़ों की जो आपको नहीं आती। जबकि हम हरदम कहते हैं कि जब एग्ज़ाम देने जाना है तो आपका मेन चीज़ है कि आपको फोकस करना उस चीज़ पे जो आपको आती है, ना कि वो जो आपको नहीं आती। इसलिए अगर 2 तारीख को आप पढ़ते रहोगे तो लास्ट तक, रात तक पहुँचते पहुँचते इट मे कॉज ए लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन योर बॉडी। इससे मच बेटर है कि आप उस दिन पढ़ाई छोड़ दो। एक दिन की पढ़ाई आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी जितना वो नुकसान क्रिएट कर सकती है। दैट इज़ वाई लास्ट का एक दिन नहीं पढ़ना है। स्टिल इट्स अप टू यू, इट्स माई सजेशन कि प्लीज़ डोंट स्टडी, बट इट्स अप टू यू। इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं पढ़ना ही है लास्ट दिन तो पढ़ो, ठीक है। आइसोलेट योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे दोस्त के इतनी रैंक आई है, मेरी तो इतनी पीछे है, ये वो करने का अब टाइम खत्म हो गया। आपके पास लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का भी अब टाइम नहीं है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन स्टडी। किसी की रैंक मत पूछो, लोगों से कोई बात मत करो, किसी की स्ट्रैटेजी मत समझो, पढ़ लो खुद का, ठीक है। रोज़ रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ। आपको डाउट्स हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, ओके। आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। मैं हर एक बच्चे की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जितने पॉसिबल हो पाते। कभी कभी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाता, लेकिन आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर भी देता हूँ रिप्लाई। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई ऐसा, अभी एक कोई PDF चल रहा था, किसी बच्चे ने मुझे भेजा कि सर उसमें सारा बताया हुआ कि NCERT में क्या क्या चीज़ गलत दी हुई है। सी, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेपर बनाया जाता है तो जो पेपर बनाने वाला होता है, जैसे मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट से रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसको पेपर बनाने वाला जो बंदा होगा वो डॉक्टर होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीचर्स पेपर बनाते हैं दे आर वेरी नॉलेजेबल, और वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देते हैं जो उनको पता है कि कंट्रोवर्शियल हैं। इसके बाद भी अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका आपको पता है कि इसका NCERT में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जो NCERT में लिखा हुआ है शायद वो सही नहीं है, तो भी आपको NCERT वाला आंसर ही टिक करना है। इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली NCERT को ही बेस माना जाता है। और होता क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर कुछ और है लेकिन NCERT में कुछ और लिखा है, तो लोग उस क्वेश्चन को कर देंगे चैलेंज। अल्टीमेटली या तो वो क्वेश्चन ही निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको क्वेश्चन को बोनस कर दिया जाएगा, या फिर एटलीस्ट इस बात को गौर तो ज़रूर किया जाएगा कि NCERT में जो लिखा हुआ वो गलत कैसे हो सकता है। दैट इज़ वाई आपको NCERT पे ही स्टिक करना है, आंसर NCERT वाला ही टिक करना है। किसी ने भी कुछ और बताया हो कि नहीं इस यहाँ पे ये बोन जो लिखी हुई गलत लिखी हुई है, ये नंबर गलत है, ये डेटा गलत है, डो नॉट रिलाई ऑन दैट।
रिलाई ओनली ऑन NCERT, बिकॉज अल्टीमेटली NCERT में जो लिखा हुआ है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, भले ही जो NCERT में लिखा हुआ हो वो कोई आपको कह रहा हो कि गलत है। ओके, सो रिलाई ऑन NCERT, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू एज अ स्टूडेंट। पूरे जब 25 लाख बच्चों को देखा जाता है तो हर किसी के पास इतना नॉलेज नहीं हो पाता कि वो ये समझ पाए कि क्या NCERT में गलत दिया हुआ है या सही दिया हुआ है, बिकॉज NCERT से पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है। दैट इज़ वाई दे विल रिलाई ऑन NCERT। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो NCERT में कॉन्ट्रोवर्शियल हैं या 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिलाई NCERT पे ही करना है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। बहुत ज़्यादा यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब नहीं चलाना है, बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुन रही है। ये वीडियो भी मेरा उन लोगों के लिए है जो मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और जिनको पता है कि जो मैं बोलता हूँ, जो वो टू द पॉइंट बोलता हूँ। एंड इफ़ माई वर्ड्स मेक सेंस टू यू, please leave a comment that you will work hard and you will give your best for the exam. So please type I will give my best for the exam and keep working hard. डेफिनेटली तुम्हारा जो टेस्ट सीरीज में स्कोर आ रहा है उससे तुम्हारा फाइनल एग्जाम में स्कोर मच बेटर आएगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड कीप वर्किंग हार्ड। लास्ट के टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो। कोई प्रॉब्लम हो मुझे टेलीग्राम करो, जितना मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा मैं करूँगा। कोई और प्रॉब्लम हो मेरा लाइव सेशन अटेंड करो, मैं वहाँ पर अगर आपको आंसर कर पाऊँगा तो मैं वहाँ पर भी आंसर कर दूँगा। थैंक यू।